हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट नेविगेटर कोर्स। मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में हम लोग चल रहे थे। 2 लेक्चर्स हम फिनिश कर चुके हैं। आज लेक्चर 3 में अपन आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, होपफुली लेक्चर 1 एंड 2 आपने फिनिश कर लिया होगा। उसमें जो भी एग्जाम्पल्स मैंने पिक किए थे उनको डेफिनेटली आपने डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश की होगी, और जो वर्कशीट्स अपलोड की गई थी, जो प्रैक्टिस शीट्स अपलोड की गई थी, उनको भी डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। सो गाइज, लेक्चर 3 में आज अपना टारगेट रहेगा मेनली अबाउट सॉल्विंग सम मोर सिचुएशंस रिलेटेड टू वायर्स एंड कॉइल्स एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट आज सेटअप कर रहे हैं अबाउट एम्पियर्स सर्किटल लॉ। दोस्तों, अभी तक अपन देखें तो हमने एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर ली है। उससे पहले हम बायट-सावर्ट लॉ का जो एक्चुअल वर्जन है वो हमने डिस्कस किया था। फिर लास्ट टाइम बात चल रही थी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। वो n टर्न्स और r रेडियस की जो कॉइल है उसकी सेंट्रल एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इट इज गिवन बाय म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये अपन ने देखा था। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका था राइट हैंड कर्ल रूल, कि अगर करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स अगर अपन कर्ल कर रहे हैं, इन दैट केस थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक पॉइंट अपन देख लिए थे। देन आफ्टर दैट उसी कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नोटिस किया था। इट वाज म्यू नॉट ni बाई 2r। सिंगल टर्न हुआ तो म्यू नॉट i बाई 2r। अगर सेमी सर्किल है तो म्यू नॉट i बाई 2r का आधा हो जाएगा। क्वार्टर सर्किल है तो 1/4 हो जाएगा। थीटा एंगल का आर्क है तो म्यू नॉट i बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 बन जाएगा। इस तरह से अपन ने प्रोसीडिंग्स ली थी। फिर वायर एंड कॉइल के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स अपन देख रहे थे, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह अपन ने लास्ट टाइम फिनिश किए थे। और मेनली गाइज आज कुछ और एडिशनल पॉइंट्स वायर एंड लूप के बारे में, कुछ और एडिशनल पॉइंट्स लेकर फिर अपन एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे मूव कर जाएंगे। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। गाइज देखिए, जो मेन चीज में जो कॉइल और वायर के बारे में नेक्स्ट एजेंडा डिस्कस कर रहा हूं आपसे, दैट इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपन देख चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड पाम रूल से निकाल लेंगे। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल रूल से निकाल लेंगे, वो तो ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किस तरह का सिचुएशन होगा वो अपन पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास किस तरह का प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी, उसका एनालिसिस देख रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होगा कि जब एक प्लस और माइनस आसपास रख दिया करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से ओरिजिनेट करके माइनस की तरफ जाती थी, और उसके अलग अलग रूल्स आपने पढ़े थे, है ना। सिमिलरली एक वायर के चारों तरफ, एक कॉइल के चारों तरफ किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज की जाती हैं उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो पहला जो अपना एजेंडा है दैट इज अबाउट दैट वायर, है ना। जो करंट कैरिंग वायर अपन ने लिया था उसका मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला सिचुएशन आपको बता रहा हूं। तो ये करंट कैरिंग वायर पहले पिक कर रहे हैं, राइट। तो करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं वो आप ऑब्जर्व करो। देखो, तो इस केस में लेट्स से ये अपन ने डायग्राम पिक किया। नाउ गाइस देखिएगा, जो आपका करंट कैरिंग वायर है उस करंट कैरिंग वायर में पाम रूल से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, ठीक है। तो अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर में पाम रूल लगाऊं, करंट के अलोंग थंब रखें और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स रख रहे हैं, तो यहां पर इस वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आउटवर्ड्स आएगी, आपकी तरफ आएगी, है ना। सिमिलरली जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है, मैं एक बार आपको इस वे में ड्रॉ करके बताता हूं। मान लो गाइज, ये मेरा करंट कैरिंग वायर है जिसमें इनवर्ड करंट चल रहा है, ठीक है। ये मैंने करंट कैरिंग वायर लिया, ये इसमें इनवर्ड करंट चल रहा है। अब इस पर्टिकुलर जगह से मैं r डिस्टेंस पे यहां पर गया, यहां मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा है, इसमें करंट इनवर्ट जा रहा है, और इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे देखना है, वो राइट वाला पॉइंट। तो पाम रूल जब लगाएंगे, थंब करंट के अलोंग रखा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो ऐसे डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके कारण यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं, तो पाम रूल आप साथ साथ में चेक करते जाना तो ही अपनी वो एक्सपर्टीज बनेगी। तो ये थंब इनवर्ड्स, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले, मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स आ रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ऐसी इस जगह पे अगर नोटिस करें
तो ये पाम रूल इस तरह से ये पोजिशनिंग है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो अपवर्ड्स आ रही है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसमें अगर नोटिस करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उधर लेफ्टवर्ड्स आ रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती जाएंगी। अब ये सारे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप ज्वाइन करें, इवन अगर यहां भी देखोगे ना तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, यहां अगर अपन देखेंगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप नोटिस कर पाएंगे कि वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस बन जाएंगी। So the magnetic field lines around a current carrying wire are basically in this form, ये concentric circles के फॉर्म में है। और यही आपने क्लास 10th की अपनी एक्टिविटी में भी नोटिस किया था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो आयरन नेल्स बिखेर रखी थी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गई थी। तो वही उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का शेप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर करंट कैरिंग वायर है तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है। तो ये जो मैं अभी बता रहा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर अपन ड्रॉ करें तो ये यहां से ऐसे सबको अगर ज्वाइन करेंगे तो ऐसे सर्कल के फॉर्म में आ जाएगी। तो इसी वायर के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो यहां पे द फील्ड लाइंस are concentric circles around the wire, है ना। तो एक तो ये पॉइंट अपने डेटाबेस में अब एंटर कर लो, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन, केस 2 देखते हैं ऑफ दैट करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की थी वो अब अपना नेक्स्ट एजेंडा है। तो दिस इज अबाउट अ करंट कैरिंग लूप। ओके, सो गाइस देखो करंट कैरिंग लूप में सिचुएशन क्या थी। आपने इस तरह का ये करंट कैरिंग लूप लिया था, ये अपन ने करंट कैरिंग लूप कंसिडर किया था, और इसमें मान लो अगर इस वे में करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो इस तरह से करंट मूविंग है, यहां से आपकी तरफ आ रहा है, यहां से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में अगर करंट इस वे में चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना, पहले कर्ल रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना। तो ये कर्ल रूल लगा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइटवर्ड्स आ रहा है ना, कर्ल रूल लगा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइटवर्ड्स आ रहा है। तो ये जब सारी मैग्नेटिक फील्ड आप ड्रॉ करोगे और उसको लाइंस के फॉर्म में अगर लाओगे ना, तो जैसे ये मैंने उसका सेंट्रल एक्सिस बनाया, तो जैसे आप वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे, दोबारा सुनना, ये कर्ल रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जाती हुई दिखनी चाहिए। तो जब इसका वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न स्टडी करके लाइंस बनाई जाती हैं तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑफ दिस फॉर्म, सॉरी, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई देंगी, ठीक है। यहां पे ये ऐसी फील्ड लाइंस बन रही हैं। एंड गाइज ये पॉइंट डेफिनेटली अपने नोटिस में होना चाहिए दैट अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस में टर्मिनेट हो जाती थी और माइनस से घूम के वापस से प्लस में नहीं आती थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स नहीं बना रही थी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। इवन यहां पे भी आपने वही नोटिस किया दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप्स बना रही हैं, सर्कल्स बना रही हैं। इधर भी वही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइटवर्ड्स आना चाहिए था, तो ये सारे एरोज ऐसे राइटवर्ड्स जा रहे हैं, ये सब राइटवर्ड जा रहे हैं, इधर से राइटवर्ड जा रहे हैं और घूम के वापस से यहां से एंटर होगा। तो ये सब इस तरह की फील्ड लाइंस हैं कि एक फेस में से एंटरिंग और दूसरे में से लीविंग, और ये सब क्लोज लूप्स बनाएंगी। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ये भी मैं आपको एक बार एक डायग्राम से दिखा देता हूं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ये अपना वो करंट कैरिंग लूप था, उसके एक्स डिस्टेंस पे अपन ने वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ले रखा था और इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए। तो अगर लूप इस प्लेन में रखा हुआ है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। करंट का एरो देखो, तो करंट यहां पर है, देखो ये आपका करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है ऐसे। तो करंट अगर इस तरह होगा तो कर्ल रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर की तरफ जानी चाहिए, वही हो रहा है। और फिर एक क्लोज लूप्स बना रहे हैं, मतलब ये वाला भी लूप घूम के अल्टीमेटली यहां जुड़ेगा, ये भी घूम के अल्टीमेटली यहां जुड़ेगा, और इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक करंट कैरिंग लूप की रहती हैं, रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर अराउंड द वायर, अराउंड द लूप, है ना। तो ये दोनों फीचर्स, ये दोनों लाइंस वाले जो अपने फंडे हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये एक पॉइंट हुआ अपना। देन गाइज अब इसके बारे में
जो अपने वायर और लूप के बारे में डिस्कस किया ना, उसी से रिलेटेड कुछ और एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूं जो अपन को कई बार कई सारे क्वेश्चंस में ना ऐसे डायरेक्टली काम आ जाएगा, कई सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली रिजल्ट के तौर पे काम आ जाएगा और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम मोर पॉइंट्स. राइट, तो ये सम और पॉइंट्स में पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो अपन यहां पर पिक कर रहे हैं वो इस तरह का है कि जो आप मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हो ना, ये लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बात सिखा रहा हूं. देखो, अगर सिचुएशन ये होता कि आप अगर एक आर रेडियस के सर्कल में, है ना, आप सुनना ध्यान से ये बात, ये आर रेडियस का सर्कल मैंने लिया, इस आर रेडियस के सर्कल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर कांस्टेंट स्पीड v से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से इस आर रेडियस के सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो निकालना है ना. कई बार ये सीधा एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है, कई बार अपने को दूसरे कुछ केसेस में, मतलब एप्लीकेशंस में भी काम में आ सकता है. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के सर्कल में v स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ. सो गाइज, सिंपली पहले तो क्या करें, ये करंट कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो निकालूं. तो ये करंट कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, दिस इज चार्ज अपॉन द टाइम स्पैन. यार किसी भी पॉइंट P पे अपन देखें ना, इस पॉइंट P पे ये इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस करेगा तो वहां से E चार्ज पास हुआ है और वो E चार्ज एक फुल सर्कल कंप्लीट होने के बाद ही दोबारा क्रॉस करेगा. सो इन अ टाइम स्पैन ऑफ वन राउंड सर्कल अ चार्ज ऑफ E हैज पास्ड थ्रू पॉइंट P. ऐसे सोच के देखो, इन वन फुल सर्कल एक पूरा राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम पीरियड 2 पाई r बाई वी है ना. 2 पाई r डिस्टेंस है, v स्पीड से चलना है, टाइम कितना लग जाएगा, 2 पाई r बाई वी. उस 2 पाई r बाई वी समय में ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट P को एक बार क्रॉस कर रहा है, दैट मींस वहां से E चार्ज पास हुआ है. तो चार्ज तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, टाइम कितना लग गया, 2 पाई r बाई वी समय में एक बार क्रॉस हुआ है. तो दैट करंट वैल्यू इट बिकम्स EV अपॉन 2 पाई r. ठीक है, अब ये जो करंट होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट रहता है ना. तो सिंस इलेक्ट्रॉन यहां एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपका करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा. और अब इसको आप एक करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग सिंगल टर्न लूप की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना बनाएगा, तो वी नो दैट कि करंट कैरिंग लूप में, सिंगल टर्न लूप में मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट I बाई 2r. तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो होगा वो म्यू नॉट I अपॉन 2r से अपन निकाल लेंगे, ये I यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है. कई बार अपने को क्वेश्चंस वगैरह में काम में आएगा, तो ये फैक्ट अपन ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें. देन गाइज, सेकेंड पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंस का अपना रहेगा, कई सारे क्वेश्चंस में अगेन ये भी डायरेक्टली काम में आ सकता है. तो मान लीजिए आपने ये एक वायर कंसिडर किया, एक तार अपने कंसिडर किया, और ये जो वायर अपन कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज ऑफ लेंथ L. ये L लेंथ का वायर लिया, इस L लेंथ के वायर से मैंने एक बार सिंगल टर्न का लूप बनाया है ना. ये सिंगल टर्न का लूप मैंने बनाया, तो ये आपका सिंगल टर्न का लूप बनाया और इसके अंदर मैंने I करंट चलाया. तो इस L लेंथ के वायर से एक बार सिंगल टर्न का लूप बनाया और I करंट चलाया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो मुझे मिला वो B नॉट मिला. ठीक है, अब अगर मैं इसी वायर से अगर मैं N टर्न्स का लूप बनाऊं, वायर यही वाला है गाइस, है ना, लेंथ यही है, और इसमें अगर मैंने N टर्न्स का लूप बनाया है और फिर इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट दौड़ाया, इसमें वही I करंट दौड़ा रहा हूं, तो ऐसे केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ. ठीक है, L लेंथ के वायर से पहले मैंने सिंगल टर्न का लूप बनाया, I करंट चलाया, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड B नॉट बनी, और उसी से अगर मैं N टर्न्स का लूप बना रहा हूं तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी अगर करंट सेम है. तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, जब सिंगल टर्न का लूप है तब तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू B नॉट ये कितना होना चाहिए, तो दिस इज गोइंग टू बी म्यू नॉट I अपॉन 2r, है ना. ये सिंगल टर्न लूप में तो यही फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I बाई 2r. इस केस में अगर देखें, मान लो ये R रेडियस का लूप बना था, राइट, ये R रेडियस का लूप बना था. अब यार वहां तो सेम लेंथ के वायर से अगर लूप बना रहे हो तो ऑफ कोर्स रेडियस तो कम हो जाएगा ना.
आपने इसी लेंथ के वायर से टर्न्स बढ़ा दिए तो रेडियस तो कम हो जाएगा। तो इसमें कनेक्टिंग रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, देखना, इसका अगर मैं रेडियस r डैश मान लूं तो एक टर्न का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r डैश, और ऐसे मेरे पास n टर्न्स लपेटे हुए हैं, तो ये n टाइम्स 2 पाई r डैश दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, है ना। यहां पे आप क्या लिख सकते थे, यहां पे आप इस 2 पाई r को, दोस्तों यहां पे इस 2 पाई r को आप वायर की लेंथ के बराबर लिख रहे थे, बिकॉज यही पेरिफेरी वायर की लंबाई है। तो यहां से आपका r का वैल्यू जो आ रहा था दैट वाज l अपॉन 2 पाई। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, मैंने r डैश रेडियस के n टर्न्स बना रखे हैं, तो स्मॉलर रेडियस का ही लूप बनेगा। तो n टाइम्स 2 पाई r डैश विल बी इक्वल्स टू l। यहां से r डैश की वैल्यू देखें तो l अपॉन 2 पाई n आ रही है, और l अपॉन 2 पाई n का मतलब हुआ r का 1 बाय n टाइम्स। ऑब्वियसली यार उसी तार से अगर n नंबर ऑफ टर्न्स बनाऊंगा तो रेडियस तो 1 बाय n टाइम्स ही होगा। एक टर्न बनाने पे अगर रेडियस r मिला है तो 3 टर्न्स बनाया तो ऐसे केस में रेडियस 1/3 ही मिलेगा, बिकॉज टर्न्स बढ़ा लिया आपने, तो रेडियस 1 बाय n टाइम्स हो गया। नाउ गाइस, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर n टर्न्स में होता है म्यू नॉट ni अपॉन 2r, है ना। तो एक तो ये n टर्न्स है तो म्यू नॉट ni अपॉन 2r डैश नया रेडियस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट ni अपॉन 2r, n टर्न्स के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है, और रेडियस मुझे इसका रखना पड़ेगा r डैश। तो ये r डैश कितना है, r बाय n, यहां अगर r बाय n रखता हूं तो ओवरऑल ये n स्क्वायर टाइम्स, ये r बाय n का n ऊपर गया n स्क्वायर टाइम्स म्यू नॉट i बाय 2r बन रहा है। ठीक है, दिस इज n स्क्वायर b नॉट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ही काम में आएगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ही अपने को आगे काम में लेना है कि अगर आप एक L लेंथ के वायर से सिंगल टर्न लूप बना रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बी नॉट बन रही थी, उसी से अगर आपने 4 टर्न्स का लूप बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड n स्क्वायर बी नॉट बनेगा सेंटर पे, मतलब n स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा, वो 16 बी नॉट हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, कई बार डायरेक्टली काम आ जाती हैं ये बातें कि n टर्न्स के अंदर n स्क्वायर बी नॉट बन रहा है। ये एक पॉइंट अपना ऐड हो गया। फिर आप देखो नेक्स्ट सिचुएशन जो इसके अंदर बता रहा हूं। अब नेक्स्ट सिचुएशन यहां पर यह है कि यार अगर मान लीजिए मैंने इसमें ऐसा कोई लूप कंसिडर किया और इस लूप में यहां पर लेट्स से करंट का ये एंट्री पॉइंट बनाया और इधर से करंट का ये लीविंग जंक्शन बना दिया। ठीक है, तो यहां से ये आई करंट एंटर हुआ, फिर इधर ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया ना, सिंस यहां पे जंक्शन था तो ये करंट ऐसे ऊपर और नीचे स्प्लिट हो गया, तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। अब सिंस इस केस में तो ये इक्वल हाफ्स दिख रहे हैं ना, तो ये आई जो है वो I/2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसे केस में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा चेक करना। तो इसके अंदर ऊपर वाला जो लूप है ना वो सेमी सर्किल बना हुआ है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आनी है कर्ल रूल के हिसाब से, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आनी है इनवर्ड्स, और नीचे वाले के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आनी है आउटवर्ड्स। तो इनवर्ड और आउटवर्ड फील्ड बना रहे हैं ये लोग, क्या वो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है क्या? डेफिनेटली यस, बिकॉज रेडियस बराबर है, करंट आधा आधा जा रहा है ना। तो ये वाला जो सेमी सर्किल है वो जितना इनवर्ड फील्ड बनाएगा ये सेमी सर्किल उतना ही आउटवर्ड बनाएगा। दैट मींस द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इट बिकम्स 0। ठीक है, इसी में अगर ऐसा होता, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, बट इसी में अगर ऐसा होता ना कि अगर मैंने ये लूप कंसिडर किया और इस लूप में ना एंट्री और एग्जिट पॉइंट मैं अगर यहां और यहां बना दूं, यहां पे जंक्शंस बनाए, तो इधर से मेरा आई करंट एंटर कर रहा है, इधर जंक्शन है तो यहां से कुछ अमाउंट ऑफ करंट स्प्लिट हुआ, ये I1, इधर से कुछ अमाउंट ऑफ करंट स्प्लिट होके यहां पर गया I2, और दोनों मर्ज होके इस जंक्शन में मिलके वापस से I बाहर निकल गया। अगर इस तरह का सिचुएशन है और फिर से मुझे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो दोस्तों इस केस में भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो 0 ही आता है। वो चीज आपको एक टास्क के तौर पे मैं दे रहा हूं कि आप प्रूव करना, बट तरीका बताता हूं। देखो यार, यहां पे जब जंक्शन आया और ये एक रास्ता जा रहा है और यहां पे एक तार जा रहा है, तो कैन सी दैट ये ऊपर वाला वायर और ये नीचे वाला वायर दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टर्मिनल्स। दैट मींस ये लोग पैरेलल में कनेक्टेड है ना। ये वाले तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। दैट मींस ये पैरेलल में जुड़े हैं, और पैरेलल में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करना पड़ता है।
तो यहां इस जगह पे तार की लंबाई कम है, रो एल बाय ए के हिसाब से अगर लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और यहां अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगा। इस वाले रास्ते में अपन देखें तो लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट कम जा रहा है। सो गाइज ये वाला वायर एक छोटा एंगल, छोटा आर्क बना रहा है सेंटर पे, तो इसका फील्ड कंट्रीब्यूशन में देखें तो एंगल कम है बट इसके पास करंट ज्यादा है। फिर इस वाले पोर्शन में देखें तो ये सेंटर पे बड़ा आर्क सबटेंड कर रहा है। दोस्तों आर्क के लिए फील्ड कैसे निकालते थे, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। तो जितना बड़ा आर्क होगा, जितना बड़ा थीटा होगा, उतना ज्यादा फील्ड कंट्रीब्यूशन आ सकता था। बट जो छोटा आर्क सबटेंड करके बैठा है उसको करंट ज्यादा मिला है, और जो बड़ा आर्क सबटेंड करके बैठा है उसको करंट कम मिला है। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड्स दे गेट कॉम्पनसेटेड। ये आप लोग एक बार प्रूव करना, मैं तो रिजल्ट अभी बता रहा हूं, बट आप देखना इस वाले आर्क में क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ट फील्ड है, इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटवर्ड फील्ड है, और ऐसे केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आती है। तो मैं इस लूप में कहीं पर भी एंट्री और कहीं पर भी एग्जिट पॉइंट बनाऊं, इसको आगे से प्रूव करने की नीड नहीं पड़ेगी। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सिमेट्रिक लोकेशन पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आएगी। और ये बात ना इन केसेस में भी वैलिड है, मतलब इनमें भी अपने आप सेट हो जाता है। जैसे आपने यहां पर ऐसा एक स्क्वायर लूप कंसिडर कर लिया, और स्क्वायर लूप में मान लीजिए यहां से करंट एंटरिंग है और उस जगह से लीविंग है, ठीक है। और अब स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लूप इस तरह का था, अब यहां से करंट एंटर हुआ तो ये दो रास्तों में स्प्लिट हो रहा है, यहां से घूम के इस तरफ जा रहा है, यहां से घूम के इस तरफ जा रहा है, मर्ज होके वापस उधर से आई निकल रहा है। तो देखना ये जो दो तार है ना, ये वाला और ये वाला, ये सेंटर पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, पाम रूल से चेक करो। और ये वाला जो बनाएगा ये आउटवर्ड फील्ड बनाएगा, वो वाला भी आउटवर्ड बनाएगा, और आपस में कैंसिल होकर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज अगेन जीरो, ठीक है। इस तरह के सारे स्ट्रक्चर्स में जहां पर एक टर्मिनल से करंट एंटरिंग है और दूसरे से करंट लीविंग है, जैसे यहां से करंट एंटर कर रहा है और इस जगह से करंट लीव कर रहा है। अब यहां पे करंट का स्प्लिटिंग कैसे होगा, देखना कि यहां से ऐसे करंट ऊपर की तरफ गया, यहां से घूम के इधर आया और एक यहां पे गया, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंसेस वगैरह के हिसाब से ऐसा ही होगा दोस्तों कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहे, है ना। इवन अगर इस तरह का भी सिचुएशन है कि आपने तार वगैरह यूज करके एक क्यूबॉइड, एक क्यूब बना लिया मान लो, है ना, ये आपने वायर्स वगैरह इस्तेमाल करके अगर एक क्यूब रेडी कर लिया, और इस केस में अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो यहां पर मैंने लेट्स से एंट्री पॉइंट बनाया करंट का और यहां से एग्जिट पॉइंट, तो इसमें भी करंट का बंटवारा इसी तरह से होगा कि जो इसका सिमेट्रिक पॉइंट है, सेंटर है, तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे केसेस में जीरो ही आना है। तो इसको आप लोग एक डायरेक्ट रिजल्ट की तरह काम में ले सकते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको आप एक डायरेक्ट रिजल्ट में काम में लो कि ऐसे केसेस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो जीरो ही आता है, राइट। ये एक और पॉइंट, मैंने एक स्पेशल पॉइंट आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट जो गाइज इसी कहानी में देख रहे हैं, कॉइल वगैरह की स्टोरी में देख रहे हैं, ये अगेन एक करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग लूप के बारे में है। और ये पॉइंट गाइज इस तरह का है दैट अ करंट कैरिंग लूप behaves as a magnetic dipole. A current carrying loop, it behaves as a magnetic dipole. राइट, ये पॉइंट है अपना अभी डिस्कशन का कि करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ये किस तरह से डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है वो पॉइंट अब मैं हाईलाइट करता हूं। तो देखना गाइज, अगर मैं इस तरह का एक करंट कैरिंग लूप लिया और इस करंट कैरिंग लूप में लेट्स से वी हैव एंटी क्लॉकवाइज करंट, यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अपन को देखनी है। अब कर्ल रूल के हिसाब से मुझे पता है कि इसमें जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो ऐसे आउटवर्ड्स बनेगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आउटवर्ड्स आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैंने आपको शो की थी अभी, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो रहा है, इस एक फेस में से द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लीविंग और ये वाले फेस में द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग, है ना। इसमें भी अगर आप देखें
तो इसके ऊपर वाले सतह से, ऊपर वाले सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं और घूम के इस वाले सरफेस में वापस एंटर कर रही हैं। और ये एक बार मैग्नेट में, नॉर्थ साउथ पोल वाली बार मैग्नेट में भी ऐसे ही होता था, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती थी मैग्नेट के बाहर, और साउथ से नॉर्थ के अंदर चली जाती थी मैग्नेट के अंदर। सो दे यूज्ड टू फॉर्म क्लोज लूप्स। गाइस, उसी तरह से दिस करंट कैरिंग लूप, इट इज बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट, इट इज बिहेविंग एज अ डायपोल, कि इसमें एक फेस में से फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो भाई ये नॉर्थ पोल हो गया, और जिस फेस में एंटर कर रही हैं साहब उसको अपन साउथ पोल कह देंगे। तो जिस फेस में से फील्ड लाइंस लीविंग है, इट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डायपोल। मैं जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मैग्नेटिक डायपोल की तरफ बिहेव कर रहा है, कि जैसे आप फील्ड लाइंस लीविंग और एंटरिंग बनाओगे ना, मान लो आपने ऐसा ये लूप कंसिडर किया, और जो फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी थी उसके हिसाब से अगर करंट इस तरह से चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे राइटवर्ड जा रही हैं, तो यहां से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, उधर से लीव कर रही हैं, ऐसी फील्ड लाइंस बनेंगे ना, ये इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। तो ये जिस फेस को लीव कर रही हैं, दैट विल स्टार्ट बिहेविंग एज द नॉर्थ पोल, उसको नॉर्थ पोल असाइन कर सकते हैं। तो इस तरफ जो फेस है ये वाला, दिस कैन बी अलॉटेड एज द नॉर्थ पोल, ये इस लूप का नॉर्थ पोल कहलाएगा। और ये इस जगह यहां जो फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, दिस इज गोइंग टू बी द साउथ पोल। ठीक है, सो द करंट कैरिंग लूप, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। अब अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता था P, Q टाइम्स D, चार्ज इनटू डिस्टेंस, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है गाइज। ठीक है, उसका डेरिवेशन जो है वो, मैं इसका एग्जिस्टेंस जो है वो अपनी आगे की थियोरी में आएगा, अभी मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, पर इसका जो डेरिवेशन है, इसको किस तरह से लाया गया है, वो मैं अपने आने वाले सेक्शंस में आपको बताऊंगा। बट हाँ, अभी के लिए आप देखो, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, उस मैग्नेटिक मोमेंट को या तो m वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको म्यू वेक्टर भी नजर आएगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, इट्स m वेक्टर और म्यू वेक्टर, ये इस तरह से लिखते हैं। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है गाइस, इट इज डिफाइंड एज, इसको जो डिफाइन किया है, this m, it is defined as NIA. this magnetic moment is NIA. जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा हुआ है ना, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। अब ये NIA में n तो हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ऑफ कोर्स, ये तो आपका n जो है ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। I इज ऑफ कोर्स द करंट, और A जो है, दिस A इज द एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर कैसे पता करना है वो देखते हैं। दोस्तों, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऑलरेडी एरिया वेक्टर क्या होता है वो पढ़ चुके हो। दैट एरिया वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिवन। अगर ये एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, बट वी नो दैट वो परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी हो सकता है। परपेंडिकुलर में तो दो चॉइसेस है ना। तो यहां एरिया वेक्टर कौन सा होगा वो बता रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसे निकालना है, NIA करके, उसमें n और i तो स्केलर है, a वेक्टर है। नाउ a का वेक्टर जो डायरेक्शन होगा, दैट इज कंसिस्टेंट विद द कर्ल रूल। जो आपका करंट का डायरेक्शन है उसमें फिंगर्स कर्ल करो, और थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका कॉइल पड़ा है इस प्लेन में, इसमें करंट इस प्रकार चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। जैसे ही आपने कर्ल रूल लगाया तो थंब राइटवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, तो वही आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। वो कॉइल के परपेंडिकुलर तो है, बट वो कर्ल रूल के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। उस डायरेक्शन को अपन एरिया वेक्टर बोलेंगे, बात भूलना नहीं है। दिस एरिया वेक्टर, दिस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर is consistent with curl rule। ठीक है, ये जो सिचुएशन है, मैं एक सैंपल के तौर पे आपको बताऊं तो मान लो अगर इस केस में ये, अगर मेरा यहां पे r रेडियस का ये लूप पड़ा है xy प्लेन में, ठीक है, r रेडियस का लूप है, इसमें n टर्न्स अगर मुझे दे रखे हैं, और करंट इसमें I चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मुझे एरिया वेक्टर लिखना है। तो मैंने आपको ये बोला, एरिया तो अपन जानते हैं इसका पाई r स्क्वायर हो जाएगा, बट उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा।
तो कर्ल रूल के साथ कंसिस्टेंट होगा। जैसे करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से एरिया वेक्टर जो आएगा वो आउटवर्ड्स आएगा। और ये अगर ये एक्स-वाई प्लेन है तो आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब वो z हो गई प्लस z हो गई प्लस k कैप, तो इसका एरिया वेक्टर जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर k कैप। तो दैट एरिया वेक्टर शुड बी कंसिस्टेंट विथ द कर्ल रूल जो अपन ने सीखा हुआ है। तो ये टर्म अपन ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो NIA होता है। ये कैसे आता है ये मैं बहुत जल्दी आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, समझाऊंगा डिटेल, बट अभी के लिए अपन एक फॉर्मूला ध्यान रख रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय NIA, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट एंड A इज ऑफ कोर्स द एरिया वेक्टर। ठीक है, राइट। तो अब इन सारी चीजों को कुछ बेसिक क्वेश्चंस में पहले अप्लाई करके देखते हैं, पहले कुछ और क्वेश्चंस वगैरह पिक करते हैं और फिर अपने फर्दर टॉपिक्स, फर्दर थियोरी जो है उसकी तरफ चलेंगे। गाइस जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए हैं उसमें और अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करते चलें, कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स उठाते हैं, अभी तक जितना सीखा है उसको और प्रैक्टिस करते हैं। तो कह रहा है दैट अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस A कैरीज अ करंट I, then the ratio of magnetic field at its center and at a distance √3a from its center is okay। तो एक करंट कैरिंग कॉइल कंसिडर किया ये, और टर्न्स जो हैं वो चलो रेशियो निकालना है तो n टर्न्स मान लेते हैं, और a इसका रेडियस दे रखा है, और ये बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड अ डिस्टेंस √3a फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहां पे अगर मैं पॉइंट P1 कंसिडर कर रहा हूं सेंटर पे, और यहां मुझे पॉइंट P2 कंसिडर करने को बोला है सेंटर से √3a की दूरी पे, तो मुझे B1 और B2 रेशियो निकालना है। तो गाइज सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो B1 तो मैं लिख सकता हूं, तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R हो जाएगा ना, अगर म्यू नॉट NI अपॉन 2A। भाई रेडियस A है इसका और n टर्न्स मैंने मान लिए, तो म्यू नॉट NI बाई 2A, ये तो B1 हो गया। अब B2 जो लिखना है, तो B2 जो होगा दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस √3a। अब ये बात कैलकुलेशन एक बार ढंग से नोटिस कर लेना गाइज। तो अपन जानते हैं कि यार सेंट्रल एक्सिस पे x दूरी पे जाके फील्ड कितना होता था, तो इज म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 है ना। तो दिस इज म्यू नॉट NI R स्क्वायर, तो R स्क्वायर तो ये a स्क्वायर हो गया, तो म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x कितना है √3a है, तो x स्क्वायर किया तो ये 3a स्क्वायर बन जाएगा होल टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जस्ट। अब इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो यार इसमें जो वैल्यू बन रहा है ना, दिस इज म्यू नॉट NI R स्क्वायर, तो ठीक है। अब ये वाला कैलकुलेशन देखना, ये बन रहा है आपका 4a स्क्वायर बन गया, फिर 4a स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा हुआ है, 4a स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा हुआ है। तो इसमें तो पहले आप इसका पावर हाफ कर लो, है ना, 3a स्क्वायर टू द पावर हाफ। गाइज वी नो दैट दिस इज x टू द पावर m टू द पावर n को लिख सकते हैं x टू द पावर mn। तो इस 3/2 जो पावर लिखी है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 4a स्क्वायर टू द पावर हाफ टू द पावर 3। तो 4a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 2a, और फिर 2a का क्यूब चढ़ाना है तो 8a क्यूब आएगा। समझ रहे हैं इस चीज को, पहले 4a स्क्वायर टू द पावर हाफ किया, तो 4a स्क्वायर टू द पावर हाफ मतलब अंडर रूट ले लिया तो 2a बन गया, और 2a का क्यूब किया तो 8a क्यूब आ गया। तो दिस इज म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ये इसका टू द पावर 3/2 किया ना, तो ये 8a क्यूब बन रहा है। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका म्यू नॉट NI, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये म्यू नॉट NI अपॉन 16a बचा। अब अपन ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन ने B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करने को कहा था, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा है एट सेंटर एंड एट डिस्टेंस। तो ये सेंटर पे हो गया, वो वहां पे हो गया, बाकी सब कैंसिल हो रहा है, यहां पे हाफ का फैक्टर बच रहा है, यहां 1/16 का फैक्टर बच रहा है। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर 8:1 बन रहा है विच इज गिवन इन दिस रिजल्ट। वैसे भी हमें पता था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है और सेंटर से दूर जाते तो फील्ड ड्रॉप होती जाती है। दैट मीन्स सेंटर वाली फील्ड अपॉन दूर वाली फील्ड रेशियो 1 से छोटा तो आ ही नहीं सकता था ना, जब सेंटर पे फील्ड ज्यादा है तो रेशियो ऑफ कोर्स 2:1, 5:1 है ना, मतलब बेसिकली न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू आना चाहिए था। तो 1:8 और 1:4 तो वैसे रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अपन जब वैल्यूज निकाल के देख रहे हैं तो B1/B2 अपने को 8:1 मिल रहा है। तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है और वो कैलकुलेशन आपको बताई है कि ये कैलकुलेशन आपको केयरफुली हैंडल करनी है। इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी तो भी ऐसी है,
ग्रेविटेशन में भी आती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी आ रही है, राइट। फिर गाइस नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। देखो मान लो अगर मैं इस तरह का कंडीशन लेता, जो मैंने वायर एंड लूप्स वाले सिनेरियोज आपसे डिस्कस किए थे ना, उसी टाइप का एक सिचुएशन और पिक कर रहा हूं। मान लीजिए इस तरह का मैंने एक लूप कंसिडर किया, इसमें से एक सेक्शन अभी हटा रखा है, यहां पे सेंटर से इसको ज्वाइन किया, इधर सेंटर से इसको ज्वाइन किया, ठीक है। और ये वाला एंगल अपने को थीटा दे रखा है। अब मैटर क्या है भाई कि यहां से आई करंट एंटर कर रहा है, इधर से आई करंट एंटर कर रहा है, और यहां ये जॉइंट है तो इधर घूम रहा है, तो ये आई करंट यहां घूमा, इधर घूमा, और यहां से निकल के इस जगह से बाहर निकल गया। यहां पे कोई तार नहीं है, यहां पे कोई तार नहीं है, तो ये आई करंट थ्रू आउट यहां से चल के बाहर निकला, और ये थीटा एंगल का यहां पे सेगमेंट दे रखा है। एंड वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। इस केस में मुझे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो पॉज करके पहले पूरा सॉल्व करो, फिर आगे मेरा सोल्यूशन देखना, राइट। तो देखो ट्राई कर लिया होगा आपने अब इस केस में। अब जब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ना, तो यार इसमें तीन चीजें दिख रही हैं। एक तो आपका ये वाला सेगमेंट जो ऐसे आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये वाला सेगमेंट जो आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें यार इन दोनों लीनियर सेगमेंट्स के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? बिकॉज वायर के लेंथ के अलोंग अगर पॉइंट आता है तो वहां फील्ड जीरो होती है। ध्यान आ रहा है? इस वायर के लेंथ के अलोंग पॉइंट आएगा तो फील्ड नहीं मिलेगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लीनियर सेक्शंस, जो स्ट्रेट वायर हैं उनके कारण तो फील्ड जीरो है। ठीक है, अब जो आर्क बचा है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इन दोनों के कारण तो फील्ड कंट्रीब्यूशन आया नहीं, अब इसका निकालना है। अब इसमें ना ये थीटा देख के कैरिड अवे मत होना भाई। आपका ये आर रेडियस का लूप है, मान लो ये आर रेडियस का है, तो अपन जानते हैं कि सर ऐसे केस में तो क्या ही करना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r और फिर थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। म्यू नॉट आई बाई 2r तो फुल सर्किल का फॉर्मूला होता है, और फिर वो एंगल अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 फ्रैक्शन लिखते थे। बस यहां ध्यान रखना, ये जो आर्क गिवन है ना, उसका एंगल थीटा नहीं है। थीटा तो वो एंगल है जो आर्क एब्सेंट है भाई। ये वाला आर्क गायब है ना यहां से, तो ये थीटा एंगल का आर्क एब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितने का है? 360 माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा का आर्क प्रेजेंट है मेरे पास। तो एक्चुअली मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए। तो ये थीटा एंगल का आर्क एब्सेंट था और 2 पाई माइनस थीटा का आर्क प्रेजेंट है, तो यहां 2 पाई माइनस थीटा ये मेरे आर्क का एंगल है, एंड दैट अपॉन 2 पाई ये बनेगा। थीटा बाई 2 पाई मत कर देना, वो थीटा बाई 2 पाई तो एक्चुअली वो सेगमेंट है जो गायब कर रखा है। प्रेजेंट तो ये वाला है भाई। अब उसके हिसाब से देखो तो ये कर्ल रूल लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, और इनवर्ड के हिसाब से यहां पे क्रॉस मार रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। लीनियर सेक्शन का जीरो था, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स वायर और लूप्स को अटैच करके बनाए जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो फॉर्मूलाज रिजल्ट्स याद आ रहे होंगे गाइस, है ना। और एग्जाम्पल देखो, फिर इसमें बोल रहा है 2 सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लूप्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन एज शोन इन फिगर। ये XY प्लेन दे रखा है पूरा। द करंट I इज 7 एम्पियर, दोनों में 7 एम्पियर करंट है फ्लोइंग थ्रू देम। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप, नाउ गाइस अब मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल आया, जो अभी मैंने आपको सिखाया था NIA, है ना, उस मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल पिक कर रहे हैं। तो देखो, जब मैग्नेटिक मोमेंट है, मैंने आपको भी बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो NIA, फॉर्मूला आपका NIA चलता है, और जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन अपन कर्ल रूल के कंसिस्टेंट निकालते हैं, कर्ल रूल के थ्रू वो कैलकुलेट होता है। तो अब अगर मैं स्मॉलर लूप की बात करूं, वी नो दैट ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी में आएगा। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसी का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होना है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम है 1, करंट दोनों में सेम जा रहा है ये 7 एम्पियर, और एरिया दोनों का अलग अलग है। तो ऑफ कोर्स जिसका एरिया ज्यादा है उसी का मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा है। तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि यार नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा ना, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस तरह से आ रहा है वो देखें।
तो इस बड़े वाले लूप में, R2 रेडियस के लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस पे जब आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA लगाओगे तो उसमें एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? आई मेंशन एरिया वेक्टर शुड बी कंसिस्टेंट विद द कर्ल रूल, है ना, ये कर्ल रूल से कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहां कर्ल रूल के हिसाब से एरिया वेक्टर आ रहा है आउटवर्ड्स, ठीक है। और सेकंड वाला, अंदर वाला जो लूप है, उसके कारण जो कर्ल रूल लगा रहा हूं तो एरिया वेक्टर आ रहा है आपका इनवर्ड्स। ग्रेटर मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? तो बड़े वाले लूप का होगा, R2 का होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोस्तों, इट्स ग्रेटर माइनस स्मॉलर। अपन अगर ओवरऑल इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो आपका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो ग्रेटर माइनस स्मॉलर के हिसाब से आ जाएगा, सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो इसके कारण जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो आउटवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आउटवर्ड्स ही होगा। और इसके कारण क्लॉकवाइज करंट है, इसके कारण इनवर्ड एरिया वेक्टर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवर्ड ही होगा। तो ऐसे केस में एक आउटवर्ड मोमेंट है, एक इनवर्ड है, तो ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन से अपन नेट निकालेंगे। अब M2 माइनस M1 में दोनों में एरियाज का ही अंतर है, तो ये हो जाएगा N और I तो कॉमन, and you can write this as A2 minus A1, ये भी ठीक है। फर्दर अपन देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, I का वैल्यू मुझे 7 एम्पियर डालना है। एरिया पर लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई को अगर फर्दर मैं बाहर ले लूं 22/7 करके, तो ये 22 बन के बाहर आएगा। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर में R2 0.3 है, R1 0.2 है, तो 0.3 का स्क्वायर दिस इज 0.09 एंड 0.2 का स्क्वायर दिस इज 0.04। सो इफेक्टिवली गाइज दिस इज 22 इंटू 0.05 बच रहा है। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो मान लो अगर 20 से मल्टीप्लाई करता, 20 इंटू 0.05 करता तो 1 आता, अप्रोक्सीमेटली 1 आता। तो ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 ऐसे, वैसे एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.1 बन रहा है, तो और कहीं चॉइस 1.1 की नहीं है, तो ये इफेक्टिवली आंसर जो है वो 1.1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो ठीक आ गया। अब डायरेक्शन चेक करते हैं दोस्तों। ये मैग्नेटिक मोमेंट डोमिनेटिंग किसका था? तो M2 का डोमिनेटिंग था। तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन बचेगी ना वो M2 वाली बचेगी। भाई आउटवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट अगर ग्रेटर है और इनवर्ड वाला कम है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड ही बचेगा। तो ये फर्स्ट वाला जो था ना, ये R2 बड़ा लूप, इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड्स आर डोमिनेटिंग, तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट डोमिनेटिंग है। दैट्स वाई आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड मतलब प्लस K कैप में आ जाएगा। और यूनिट क्या लिख दूं? तो एम्पियर, एंड ये एरिया मीटर स्क्वायर, तो दिस इज एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, तो 1.1 K कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। बस दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स निकाले, दोनों का डायरेक्शन का ध्यान रखा, और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सिंस ऑपोजिट वेक्टर्स थे तो सबट्रैक्ट करके रिजल्टेंट निकाला, ग्रेटर माइनस स्मॉलर किया ताकि ओवरऑल वैल्यू डायरेक्शन के साथ मिल जाए, है ना। तो ये एक सिचुएशन हो गया। नेक्स्ट देखो, नाउ नेक्स्ट में इट सेज a uniform conducting wire of length 12A, a uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of, तो एक बार तो equilateral triangle बनाया उस वायर से और एक बार स्क्वायर बनाया उस वायर से। The magnetic dipole moments of each are respectively, okay, so guys again magnetic dipole moment का ही सवाल है, NIA ही अप्लाई करना है अपने को। और एक बार ये equilateral triangle बनाया है, एक बार स्क्वायर बनाया है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस बनानी है। गाइज ये क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे ध्यान है नीट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, नीट का ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखो सिंपल से आराम से सॉल्व हो जाएगा कि जब आप 12A लेंथ के वायर से एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो, तो देखो एक टर्न, एक बार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में आपका 3A लेंथ का वायर इस्तेमाल हुआ। इसका पेरीमीटर देखें तो 3A है, बट टोटल लंबाई मेरे पास 12A है। तो 3A का ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ऐसे 4 टर्न्स बन पाएंगे। भाई एक बार वो ट्रायंगल बनाने में ये A प्लस A प्लस A 3A का तार इस्तेमाल हुआ और मेरे पास 12A अवेलेबल है। तो ऐसे केस में ट्रायंगल वाले में मेरे पास N इक्वल्स टू 4 टर्न्स का लूप बन जाएगा, है ना। एक टर्न में 3A तार इस्तेमाल हो रहा है, तो 12A इस्तेमाल करने के लिए 4 टर्न्स बन रहे हैं।
तो अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दोस्तों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जैसे m1 लिख लेता हूं, तो दिस इज NIA, है ना। मैग्नीट्यूड अगर देखें, अभी डायरेक्शन की तो बात हो नहीं रही है, तो NIA मेरा फॉर्मूला है। अब NIA में नंबर ऑफ टर्न्स तो हो गए 4, करंट इसमें I चलाना है। अब बात आती है एरिया की। अब यहां सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया निकालना है, तो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस ऑफ दिस ट्राइंगल ए साइड का है A, और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, दिस इज √3a/2। अगर नहीं याद हो तो आगे से याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट इट्स √3a/2। तो उसके हिसाब से 2 और ये 4 कैंसिल, तो ये हो गया आपका √3a²I। एक तो ये आ गया। तो वैसे तो इसी ऑप्शन से ही मामला सलट जाएगा, √3a²I हो गया। इन केस चलो स्क्वायर का भी निकाल लेते हैं, वो भी इजी है। तो एक स्क्वायर बनाया, साइड लेंथ a का। अब एक स्क्वायर बनाने में टोटल 4a वायर यूज हो गया, है ना। ये a प्लस a प्लस a प्लस a करके 4a यूज हो गया, और ऐसे 12a की लंबाई है, तो 3 टर्न्स घूम जाएंगे। तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स जो आ रहे हैं वो आपके 3 टर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा m2, तो दिस इज NIA, n हो गया आपका 3, करंट सेम चलाना है I, और इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर आ जाएगा, तो ये साइड स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 3IA², राइट। तो आपका ओवरऑल वैल्यू वहां √3a²I तो ट्राइंगल के लिए है, और 3a²I इसके लिए है। दिस इज इन ऑप्शन ए। तो नीट का ही आया हुआ सवाल है, सिंपल फॉर्मूला से अपन मैनेज कर पा रहे हैं, इवन डायरेक्शन का भी चक्कर नहीं था, और आराम से सॉल्व हो रहा है। अच्छा लर्निंग है, आप मैग्नेटिक मोमेंट वाले पॉइंट को बहुत ढंग से इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन के थ्रू सीख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट का मैटर अपन ने क्लोज किया, ये मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे सीख लिया। एक एग्जाम्पल और हमने रिकॉल किया था, एक ये लूप का फॉर्मूला वगैरह लगा के देख लिया, मैग्नेटिक मोमेंट ये इंट्रोड्यूस किया था, वो समझ गए। ये एक स्पेशल पॉइंट आपको बताया, वो आप ध्यान रख लोगे। ये n² वाली बात बता दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह कैसे निकालना है वो देख लिया, है ना। तो ये अपना लूप और इन सब से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो अपन ने फिनिश किए। नाउ गाइज, नेक्स्ट एजेंडा जो मैं पिक कर रहा हूं, जो नेक्स्ट मैटर इसके अंदर अपन पिक कर रहे हैं, दिस इज अबाउट अ न्यू थियोरी नेम्ड एज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ पिक कर रहा हूं। अभी जितना अपन ने पढ़ा है उसके एग्जाम्पल्स अभी और आएंगे, है ना। ये हर लेक्चर में ऐसा होगा कि मैं कुछ कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स लेता रहूंगा, थोड़ा और आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराने के लिए मिक्स्ड प्रॉब्लम्स में लेता रहूंगा, तो आपको रिकॉल होता रहेगा कि हाँ वायर का फॉर्मूला याद आ गया एक बार, कॉइल का एक बार लगा लिया, मैग्नेटिक मोमेंट देख लिया, है ना। ऐसे मिक्स प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। अभी थ्योरी में अपना अगला कदम रखें, तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। राइट, सो गाइज एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है, इस चीज को अपन एनालाइज करके देखते हैं कि भाई क्या है सिचुएशन ओवरऑल, क्या टारगेट है इस वर्किंग का। तो देखिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यहां ऐसा कुछ रोल साबित होने वाला है जैसा आपका गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक रोल आया था। ऑल्दो दोनों में कोई इंटरलिंक नहीं है, दोनों कोई कनेक्शन नहीं है, और आप रिकॉल करें आपने फ्लक्स थियरी वगैरह सीखी थी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और फिर गॉस थ्योरम वगैरह के थ्रू आप ऐसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर पाते थे। गॉस थ्योरम से ही आपकी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिराइव हुई थी, इनफाइनाइट शीट की, वायर की 2K लैम्डा वायर वगैरह डिराइव हुए थे, है ना। सिमिलर कुछ अपीयरेंस यहां एम्पियर्स सर्किटल लॉ का होगा, सिमिलर कुछ रोल यहां एम्पियर्स सर्किटल लॉ का होगा, कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ बेसिकली हमारे कॉन्टेक्स्ट में तब काम में आने वाला है जब हमें सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस की मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करनी हो। लाइक आने वाली अपनी थ्योरी में हम एक करंट कैरिंग सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। करंट कैरिंग सिलेंडर के अंदर कितना फील्ड होता है, बाहर कितना फील्ड होता है, या वो जो इनफाइनाइट वायर अपन ने पढ़ रखा है ना, μ0I/2πr, वो भी इससे डिराइव हो जाएगा। फिर एक सोलेनॉइड नाम सुना हुआ होगा आपने, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करनी है, वो भी इससे डिराइव हो जाएगी। एक टोरॉइड नाम का स्ट्रक्चर अपन सीखने वाले हैं, वो भी इससे डिराइव होगा। सो एम्पियर्स सर्किटल लॉ का हमारे कॉन्टेक्स्ट में मेजर यूटिलिटी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह डिराइव करने में है, अपने केस में तो उसी तरह का यूटिलिटी है। तो क्या है ओवरऑल वर्किंग, उसको मैं समझाता हूं, आराम से तसल्ली से सुने। बाय द एंड ऑफ दिस सेक्शन आराम से कहानी मन में सेटल हो जाएगी। सो गाइज, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ करंट कैरिंग वायर्स हैं, कुछ करंट कैरिंग सेक्शंस हैं,
मान लो ये वाला तार ऐसा है जिसमें I1 करंट है, और आप जानते हैं क्रॉस का मतलब कि भाई वायर बोर्ड के परपेंडिकुलर है और करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो केयरफुली समझना है इस पूरी सिचुएशन को। तो ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, फिर मैंने यहां पर एक वायर रखा, ये I2 करंट है इसमें आउटवर्ड्स, फिर एक और वायर मैंने रखा है इसमें I3 करंट है इनवर्ड्स, और यहां मैंने एक और वायर रखा है इसमें I4 करंट है आउटवर्ड्स। ठीक है, देन मैं एक लूप कंसिडर कर रहा हूं। एक लूप मैंने कंसिडर किया इस तरह का, ठीक है, ये एक लूप कंसिडर किया है। ये गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस की तरह बनाया हुआ क्लोज सरफेस नहीं है, ये क्लोज सरफेस नहीं है। जैसे वहां आप गॉसियन सरफेस नाम लेते थे ना, यहां पर नाम एम्पीरियन लूप आता है। दिस इज द एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब वो एक्चुअली गॉसियन सरफेस तो क्या यार, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड वॉल्यूम था। उसमें चार्ज एनक्लोज करने के लिए आप एक 3 डायमेंशनल क्लोज वॉल्यूम लेते थे। तो गॉसियन सरफेस तो भाई एक वॉल्यूम था पूरा, और उसके अंदर चार्ज एनक्लोज है नहीं, वो चेक करते थे। यहां मैंने कोई सरफेस नहीं लिया है, कोई वॉल्यूम नहीं लिया है, केवल एक लूप है। तो ये कुछ तार थे जो बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं, और ये एक लूप है जो इन तारों की, इन वायर्स की परिक्रमा करता हुआ इनके चारों तरफ बिछा रखा है। ऐसे इमेजिन करो कि आपके फ्लोर पे ऐसे कुछ 4-5 वायर्स खड़े हैं, और आपने एक मार्कर से फ्लोर के ऊपर ऐसे एक लूप ड्रॉ कर लिया जो वायर के चारों तरफ है। वैसे इमेजिन करो। तो ये केवल एक लूप है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई सरफेस नहीं है पूरा। इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर, एक प्लेनर चीज है। तो एक पूरा लूप मैंने बनाया जो इन 3 वायर्स को एनसर्कल कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है, चौथा वायर उसके बाहर है। तो जैसे गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड रहते थे, ऐसे एम्पीरियन लूप में वायर्स एनक्लोज्ड हैं। ये वायर्स अंदर भरे हुए हैं और एक वायर बाहर भी है। तो ये आपका एम्पीरियन लूप कहला रहा है, और इसमें कुछ करंट्स वगैरह अपने वायर्स वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, इस लूप को क्रॉस कर रहे हैं। नाउ गाइस, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से कह रहा है दैट द सर्क्यूलेशन ऑफ B डॉट DL, द लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, तो B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं गॉस थ्योरम से, ऑल्दो गॉस थ्योरम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है गाइज, मैं केवल कोरिलेट कराने के लिए, चीजों को थोड़ा और आसान बनाए रखने के लिए आपको समझा रहा हूं ऐसे। सो देखना, इसमें जैसे गॉस थ्योरम में होता था E डॉट DA, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA, DA था आपका एरिया एलिमेंट, बिकॉज वहां पर आप एक सरफेस कंसिडर कर रहे थे, पूरा क्लोज्ड वॉल्यूम कंसिडर कर रहे थे, तो वहां पे एलिमेंट्स एरिया के आते थे, फ्लक्स के हिसाब से DA एलिमेंट्स आते थे। और फिर राइट हैंड साइड पे लिखते थे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वहां का अपना कांस्टेंट था, मीडियम वाला फैक्टर। तो यहां E डॉट DA की जगह बन रहा है B डॉट DL। अब यहां एक्चुअली DA का कोई सेंस नहीं ना, यहां लेंथ एलिमेंट्स आएंगे। गाइज, ये जो एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप के ऊपर मैं ये छोटे छोटे एलिमेंट्स निकाल सकता हूं, ये मेरे DL एलिमेंट्स होंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे DL एलिमेंट्स से मिलकर मेरा एम्पीरियन लूप बना हुआ है। तो जैसे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे ऑन द गॉसियन सरफेस, ऐसे ही हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे ऑन द एम्पीरियन लूप। ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ इस एम्पीरियन लूप पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अब इसमें एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, मैं एक एक का मीनिंग आपको समझा देता हूं। यूज क्या है उसके लिए अभी थोड़ी तसल्ली रखो, है ना, बाउंसर नहीं जाएगा, हर हाल में बात आपके दिमाग में सेटल होएगी, दैट आई गारंटी यू। सो गाइज, ये जो B यहां पे लिखा हुआ है, दिस B इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ऑल द वायर्स प्रेजेंट एनीवेयर। आप जैसे ही गॉस थ्योरम से कनेक्ट करोगे ना इसको, एक्सप्रेशंस को, आपको ध्यान आएगा कि E डॉट DA में इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज क्रिएटेड बाय ऑल द चार्ज कैरियर्स। कहीं भी पड़े हो, अंदर पड़े हो कि बाहर पड़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी होती थी। फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से ही आता था, Q एनक्लोज्ड की वजह से ही आता था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारी बनाते थे, बाहर वाले भी अंदर वाले भी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारे वायर्स बनाएंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल द वायर्स प्रेजेंट एनीवेयर। गाइज, नीट के कॉन्टेक्स्ट में अपन बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जस्ट एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बना के दे दिया कि भाई
ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसमें बी या डीएल वगैरह के बारे में कौन सी बातें सही है, तो अपने को पता होना चाहिए कि जो बी लिखा हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल द वायर्स प्रेजेंट एनीवेयर, तो हर कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। फिर ये जो डीएल लिखा हुआ है, ये डीएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस डीएल इज अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन द एम्पीरियन लूप। ये इन वायर्स पर लिया गया डीएल एलिमेंट नहीं है। जैसे ई डॉट डी ए फ्लक्स थियरी में डी ए वॉज द एरिया एलिमेंट ऑन द गॉसियन सरफेस, नॉट ऑन द चार्ज जो अंदर भरे हैं उसका एरिया एलिमेंट नहीं लेते थे। सिमिलरली ये डी एल इन तारों का लेंथ एलिमेंट नहीं है, ये एम्पीरियन लूप का लेंथ एलिमेंट है। सो दिस इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन द एम्पीरियन लूप, ठीक है। और फिर उसमें राइट हैंड साइड में जो ये आई एनक्लोज्ड दिख रहा है ना, ये आई एनक्लोज्ड केवल वही होगा जो इस एम्पीरियन लूप के अंदर है, उसमें ये रिजेक्टेड रहेगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड तो सब लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसको आप रोक नहीं सकते, बट आई एनक्लोज्ड में सिर्फ कौन आएगा, जो इस लूप के अंदर है। इसका यूज क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, वो सब आएगा, आप पेशेंस रखो। पहले इसको, इसका एक्चुअल वर्जन क्या है वो सुन लो। तो आई एनक्लोज्ड हो गया द करंट एनक्लोज्ड, जो इस एम्पीरियन लूप के अंदर है, केवल वही वाला करंट आरएचएस में आ रहा है, ठीक है। अब वो करंट एनक्लोज्ड कैसे लिखना होगा उसका भी ध्यान देंगे, राइट। चार्जेस में तो क्या होता था यार, फ्लक्स में क्यू एनक्लोज्ड में कि कुछ नेगेटिव चार्ज रखते थे, कुछ पॉजिटिव चार्ज रखते थे, आप साइन के साथ ऐड करके क्यू नेट निकाल लेते थे। अब करंट के केस में तो कुछ प्लस माइनस हो नहीं सकता ना, करंट में थोड़ी लिखेंगे -3 एम्पियर, बट तब भी इनवर्ड करंट और आउटवर्ड करंट में कुछ तो फर्क चाहिए ना। इन सारे करंट का वो आई एनक्लोज में I1 प्लस I2 प्लस I3 तो नहीं कर सकता ना, अदरवाइज इनवर्ड आउटवर्ड में फर्क क्या है। तो एक्चुअली इनवर्ड आउटवर्ड में फर्क क्या है वो समझ में आएगा, बट कैसे मेंटेन करना है वो देखना। क्या होता है, आप इस एम्पीरियन लूप के ऊपर अपनी चॉइस से, एक एरो का ये साइन, एक डायरेक्शन असाइन कर सकते हो। ये अपनी चॉइस से आप एक एरो उस पे लगा सकते हैं। दोस्तों ये कोई करंट नहीं है, अरे भाई ये कोई तार ही नहीं है, पहली बात तो ये तो एम्पीरियन लूप इमेजिनरी है ना, जैसे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऐसे इमेजिनरी एम्पीरियन लूप, तो ये तो कोई तार ही नहीं है, इसमें करंट वगैरह का चक्कर नहीं। ये तो एक्चुअली मैंने अपनी मन पसंद का एक एरो बनाया, फिर इस पे कर्ल रूल लगाओ। कर्ल के हिसाब से जो थंब पॉइंट कर रहा है ना, वो पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन लेनी है। चार्जेस में तो प्लस माइनस लिखा हुआ आता था चार्ज पर, करंट में थोड़ी लिखा हुआ आएगा कि इसमें -3 एम्पियर करंट है, दैट वुड मेक एनी सेंस। बट इस एम्पीरियन लूप पे हम अपनी पसंद का एक एरो लगा सकते हैं। दैट मींस आप सर्कुलेशन के हिसाब से इनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव असाइन कर रहे हो, ये आप अपनी पसंद से ले सकते हो या क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। मतलब इसका रोल बेसिकली ये है कि इस सर्कुलेशन के हिसाब से इनवर्ड करंट पॉजिटिव लेना है या आउटवर्ड करंट पॉजिटिव लेना है, वो इससे पता चलता है। तो the arrow on the Amperian loop assigns which direction is to be taken as positive, है ना। ये केवल इनवर्ड और आउटवर्ड करंट में फर्क करने के लिए अपन ने बनाया। तो अपने इस हिसाब से आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, इस डायग्राम में कितना हो जाएगा, तो सिंस मैंने ये साइन असाइन किया ना, इसके हिसाब से इनवर्ड करंट पॉजिटिव लेना है। तो I1 और I3 इनवर्ड है और I2 आउटवर्ड है, तो आपका आई एनक्लोज्ड हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2, और ये आई एनक्लोज्ड आपको उधर सब्स्टिट्यूट करना होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज क्या है वो अभी बताना बाकी है। मैंने यहां पे कुछ करंट कैरिंग वायर्स लिए, इनके चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप बनाया, ठीक है। इस एम्पीरियन लूप में मैंने एक साइन ये अलॉट कर दिया, डीएल भी उसी डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा, उसी साइन के अलॉन्ग घूमेगा। कुछ वायर्स लूप के बाहर रह जाएंगे, कुछ वायर्स लूप के अंदर है, इनक्लोज किया हुआ है। और इस एम्पीरियन लूप पर मैं ये लॉ लगा रहा हूं दैट बी डॉट डीएल, द सर्कुलेशन, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ओवर दिस लूप, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड सबकी है, केवल अंदर वालों की नहीं है, सबकी है। डीएल एलिमेंट एम्पीरियन लूप पे लेना है, और आई एनक्लोज जो आएगा वो केवल वही करंट आएगा जो इसके अंदर है।
इसके हिसाब से इनवर्ड करंट पॉजिटिव असाइन किया है तो आई एनक्लोज I1 प्लस I3 माइनस I2 हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी बनाया होता तो ओवरऑल रिजल्ट्स में फर्क नहीं आएगा, दैट आई विल प्रूव, है ना। मैं उसको पूरा प्रूव करूंगा कि इनवर्ड ये एरो चेंज करने से भी ओवरऑल वर्किंग में फर्क नहीं आने वाला है। तो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस होता है। मेनली गाइज जो फर्दर अपनी वर्किंग है, लाइक एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज कहां करना है, इस एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, क्यों ये इस तरह से डिफाइन किया हुआ है ना, कैसे ये हमारी डेरिवेशन में मदद करने वाला है, उन सारे मैटर्स पे नेक्स्ट टाइम अपनी बात होगी, राइट। इस मैटर पे भी अपन डिस्कस करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ से बायट-सावर्ट लॉ डिराइव हो सकता है और बायट-सावर्ट लॉ से एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव हो सकता है। ऑल्दो वो डेरिवेशंस है नहीं अपने करिकुलम में, पर अपने डेटाबेस में पॉइंट होने चाहिए और बड़ा शानदार कनेक्शन है चीजों के अंदर, है ना, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन इन चीजों के अंदर। तो ये चीज यहां तक का पोर्शन दोस्तों आप फिनिश करके रखो, यहां तक का पार्ट आप कंप्लीट रैप अप कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन मिलेंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी पूरी एप्लीकेशंस, कि सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सॉलिड एंड हॉलो, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालनी है, वो सारी एप्लीकेशन वाली चीजें जो हैं वो अपने अगले लेक्चर का टारगेट रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस शीट इसके साथ जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अटैच्ड रहेगी। तो हर लेक्चर के बाद एक एक प्रैक्टिस शीट आ रही है। नोट्स का पीडीएफ जो है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के तौर पे मिल जाएगा। सो गाइज कंफर्टेबली अपनी स्टडीज वगैरह में आप आगे बढ़ते रहें, सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं उनको केयरफुली बस समझते रहो एंड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करेंगे। तो आराम से अपनी पढ़ाई आगे करें एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।